हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम 7 सेमेस्टर वाला जो जितने भी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डी यू एस के हैं और एन सी वेब या रेगुलर के हैं, उनके जो हिस्टोरिकल एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स स्किल्स एंड मेथड्स वाला जो सब्जेक्ट है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिकली इसमें आपको जो है कोई ऐसे क्वेश्चन पेपर्स तो पहले से रिलीज हुए नहीं है या पहले तो इसका कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम ऐसे कवर नहीं करेंगे, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हमने आज की इस वीडियो के अंदर बना रखा है और इस सारे टॉपिक्स को जो है हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड ये जो है पूरे प्रॉपर नोट्स आप देख सकते हैं जो कि आपके इसी सब्जेक्ट के ऊपर बने हुए हैं। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं, या तो आप हमें टेलीग्राम पर डीएम कर लीजिए। देन वहाँ से आपको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे मात्र 30 रुपीज़ यानी ओनली 30 रुपीज़ पे करके आप इस नोट्स को बाय कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप हमें डीएम करेंगे एंड डीएम करके आप क्यूआर कोड का जो भी पेमेंट आपने करा है उसका स्क्रीनशॉट हमें मेल करेंगे, और अपना मेल करने के साथ साथ आप बता दोगे कि किस लैंग्वेज में आपको ये नोट्स चाहिए। आपको उसी वक्त हैंड टू हैंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये 30 रुपीज़ में आप नोट्स ले सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने इसके लिए अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है और टेलीग्राम का चैनल भी है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने लेटेस्ट अपडेट के लिए, और वहीं से आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं जो भी नोट्स आपको लेने होंगे। एंड वहाँ पे आप जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पेमेंट का क्यूआर कोड दे रखा है, आप उस क्यूआर कोड पे अपना पेमेंट करेंगे। देन उस स्क्रीनशॉट को आप हमें मेल कर सकते हैं और किस लैंग्वेज में आपको नोट्स चाहिए आप वो बता के देन आपको नोट्स उसी मेल पे वापस रीसेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी नोट्स से रिलेटेड बात। अब आइए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो ये 7 सेमेस्टर का हिस्टोरिकल एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स स्किल्स एंड मेथड्स वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे अगर, तो इसमें हमें जो है टोटल 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। यानी मेनली इस सब्जेक्ट में जो है आपको 2 यूनिट्स ही दे रखे हैं। तो वो 2 यूनिट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो है इसको डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। यूनिट 1 में आप सिंपली जो है देखेंगे कि जो ऐतिहासिक और अभिलेख अनुसंधान का जो परिचय है उसको पढ़ेंगे। यानी जो भी हिस्टोरिकल्स रिसर्च होते हैं या जो भी मेथड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं वो किस तरीके के मेथड्स होते हैं, किसी भी हिस्ट्री को लिखने के लिए किस किस तरीके के सोर्सेज को जो है यूज़ किया जाता है, या किसी भी हिस्टोरिकल मोमेंट पे अगर कोई भी चीज़ वहाँ पर लिखी जाती है तो वो किस तरीके से लिखी जाती है, वो सारा ओवरऑल जो है हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड इसके बाद बात करें यूनिट 2 जो आपका होगा इसमें, तो यूनिट 2 के अंदर आप सिंपली जो है इसमें सोल ने वैसे प्रोजेक्ट वर्क के दौर पे दे रखा है सिलेबस में, यानी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग का ये जो है पूरा आपका यूनिट 2 होने वाला है। तो बेसिकली हो सकता है यूनिट 2 से रिलेटेड आपको वो लास्ट में मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चंस दे दे जो आपको करना हो, क्योंकि आपका तो वैसे प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है। तो इसी वजह से ही, क्योंकि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का क्या होता है, उनका प्रैक्टिकल होता है तो वो प्रैक्टिकल से मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सोल वाले बच्चों को मतलब 40 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन पेपर दे दे थ्योरी वाला, एंड 30 मार्क्स का आपको जो है हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल में दे दे। बेसिकली प्रैक्टिकल में भी आपको लिखना ही होगा। तो उस हिसाब से मैंने कुछ एक आइडिया दे दिया आपको यूनिट 2 में कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आप उसमें यूनिट 2 के अंदर कर सकते हैं, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको पता चल जाए। क्योंकि यूनिट 2 में बेसिकली ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि किस तरीके से वो पूछा जाएगा, बट यूनिट 2 में मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, या किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, एक मैंने आइडिया आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये है टोटल इस पूरे बुक के अंदर 2 ही यूनिट्स हैं, और इन्हीं 2 यूनिट से आपके जो है क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे। एंड हो सकता है कि आपका जो एग्जाम होगा इस वाले पेपर में, हो सकता है वो 2.5 घंटे का ही हो और 70 मार्क्स के ही पेपर हो सकता है 90 का ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट एक मैं आपको आइडिया बता दूं तो उस हिसाब से आप अपनी जो है तैयारी करके चलिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल इसके अंदर 2 यूनिट्स। अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने इसमें बता रखा है। एंड वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूनिट
वन को अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इतना भी आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 का जो आपको नाम यहाँ पर दे रखा है वो है ऐतिहासिक और अभिलेख अनुसंधान का परिचय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो भी ऐतिहासिक है, यानी कोई भी ऐतिहासिक मूवमेंट हो सकता है, कोई भी ऐतिहासिक प्लेस हो सकता है, और उसमें जो अभिलेख होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च को करने के लिए, उसको जो है हम इस पूरे यूनिट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। कैसे होता है क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट पांडुलिपियाँ क्या होती है, ऐतिहासिक अनुसंधान की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, एंड ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिकली इसमें ये समझना होगा कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो क्या होता है। यानी मेन जो कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो होता कैसे है और होता क्यों है। किसी भी प्लेसेस पे अगर हिस्टोरिकल रिसर्च हमें करना है तो वो क्यों करना है। तो सबसे पहले देखो, इसके सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान जो है एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित और आलोचनात्मक प्रक्रिया है। यानी ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है या एक साइंटिफिक मेथड्स है जो क्या करता है, किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च करने में एक आलोचनात्मक यानी क्रिटिसिज्म करने के लिए काफी ज्यादा जो है एक इम्पोर्टेंस रोल करता है, जिसके द्वारा जो इतिहासकार है वो अतीत की घटनाओं यानी जो भी आपके भविष्य में सॉरी जो भी आपके अतीत में घटनाएं घट चुकी है उसको जो है बताता है। उस समय के जो समाज था यानी सोसाइटी थी वो कैसे थी उसके बारे में बताता है। उस समय के पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। उस समय की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, लोग किस तरीके से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, किस तरीके से एक दूसरे देश की जो है यात्रा करते थे, कौन कौन से देश से वो जो है कौन कौन से कंट्री से जो है वो ट्रेड करते थे, इसके बारे में वो बताता है। और साथ ही साथ इसमें जो भी विचार होते हैं प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जो है इसका तथ्यपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी मेनली आप ये कह सकते हो कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो एक साइंटिफिक मेथड्स है और एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको जो है किया जाता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, जो भी अतीत की घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को जो समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विचारों को समझने में या उनका अध्ययन करने में एक प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उनका जो है तथ्यपूर्ण प्रस्तुति करता है और उसके बाद जो है इतिहास को लिखा जाता है। यानी अगर मैं इसको सिंपल वन वर्ड में आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि प्रमाणों यानी जो भी स्रोत है उसके आधार पर समझना और परखना ही एक ऐतिहासिक अनुसंधान है। यानी सिंपल वन वर्ड में आप ये कह सकते हो कि इतिहास को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रमाणों के आधार पर इसको समझना और परखना ही जो है वो ऐतिहासिक अनुसंधान है। तो ये था सिंपल आपका ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है और किस तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे। तो जब भी आप इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे तो आपको ये वर्ड जरूर इंक्लूड करना है कि ये जो है एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और आलोचनात्मक प्रक्रिया है यानी साइंटिफिक मेथड्स है और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको किया जाता है। अब ये बेसिकली किया क्यों जाता है, इसलिए ताकि जो भी अतीत में घटनाएं हो चुकी है उसको समझा जा सके, वहाँ के समाज को समझा जा सके यानी सोसाइटी को समझा जा सके, उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके से थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस वहाँ पर कैसे थी, लोग किस तरीके से अपने जीवन को वहाँ पर जीते थे, व्यापार किस तरीके से करते थे, ट्रेड किस तरीके से करते थे, किस किस कंट्री से ट्रेड करते थे। तो ये सारी घटनाओं का जो है अध्ययन करना, वहाँ के जो स्रोत मिले हैं उसका अध्ययन करके एक तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालना ही ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। तो सिंपल आप इतने वर्ड्स में आप इतना पॉइंट समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये था ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, इसके डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है वो क्या है, यानी मेनली जो मेन पॉइंट्स है इसमें वो क्या है ऐतिहासिक अनुसंधान के, उसके बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये तथ्य पर आधारित होता है। यानी इसमें जो है कल्पना या अफवाह पर नहीं, प्रमाणों पर आधारित होता है। यानी ये जो है तथ्य पर आधारित होता है, किसी भी तरीके की इसमें कल्पना नहीं होती, कोई अफवाह नहीं होती। ये सिर्फ सोर्स बेस्ड हिस्ट्री पे फोकस करता है, जितना भी हमारा फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री होता है। यानी जब तक उसमें कोई फैक्ट नहीं रहेगा तब तक उसको जो है हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी सुना और कुछ भी हमने
सुनने के हिसाब से जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला पॉइंट आप ये बता सकते हो कि इसकी जो मेन विशेषता या मेन फीचर्स जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होता है, यानी ये हिस्ट्री, तथा वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है इसको लिखा जाता है। यानी सबसे पहले इसमें जो है प्रश्न किया जाएगा, स्रोत होते हैं, फिर उसका विश्लेषण होगा, देन उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचा जाएगा। यानी एक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा आया, किसी ने भी कुछ भी बता दिया एंड वट एवर जो भी था उसको हिस्ट्री में हमने लिख दिया, काम खत्म। ऐसे नहीं होगा, उसको एक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। वहां पे जो है उस पर प्रश्न किए जाएंगे, उसके स्रोतों को देखा जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा, देन जाके आफ्टर दैट वी हैव रीच ऑन निष्कर्ष या कंक्लूजन। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। देन इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें आलोचनात्मक दृष्टि यानी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। यानी उसकी आलोचना भी की जाती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू भी उसको जो है गुजरना होता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी स्रोत होते हैं उसकी जांच को जो है स्वीकार करना होता है। यानी जितने भी जांच किए जाते हैं उसके, यानी चेकिंग की जाती है स्रोतों की, क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है। उसके बाद अगला जो इसका स्टेप होता है वो होता है निष्पक्षता, यानी ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें होती है। यानी व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। यानी सिर्फ लोगों तक ही इसे सीमित ना रख के इसका जो है काफी हायर लेवल तक जो है इसको अध्ययन किया जाता है, समझा जाता है। और इसका एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष यानी लॉजिकल कंक्लूजन भी निकाला जाता है कि बेसिकली अगर कहीं पे किसी प्लेस पे कोई पर्टिकुलर घटना हुई है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं, या सिर्फ लोगों के मनगढ़ंत कही हुई बातें ही वहां पर सिर्फ है। तो उसका जो है अच्छे से एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष किया जाता है और प्रमाणों से निकाले हुए तर्क को ही माना जाता है, जो कि प्रूफ से, एविडेंस से निकाले हुए तर्क जो होते हैं उसी से ही इसको जो है माना जाता है। तो ये था ऐतिहासिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, दैट्स इट, क्योंकि कोई वैसा डीप कॉन्सेप्ट तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो हमने सारे इसमें कवर करा ही रखा है। देन चले अब आगे बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य की या ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य की या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये जो है अतीत की सच्चाइयों को सामने लाने का प्रयास करता है। यानी सिंपल जो भी घटनाएं अतीत में हुई है उसकी जो भी सच्चाई होती है उसको सामने लाने का प्रयास करता है। गलत या पक्षपात के इतिहास को जो है ये क्या करता है, सुधारने का कोशिश करता है। यानी जितने भी गलत या किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ही अगेंस्ट बोला गया हो या उसके ही पक्ष में बोला गया इतिहास हो, उसको सुधारने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इसके बाद बात करें तो ये समाज और सभ्यता के विकास को भी जो है समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कोई सोसाइटी रहती थी तो वो कैसे रहती थी, वहाँ की सभ्यता क्या थी, वो किस तरीके से ट्रेड करते थे, उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो किस तरीके से हुआ, और डेवलपमेंट के बाद अगर उनका अंत हुआ यानी उनका विनाश हुआ तो वो कैसे हुआ, ये सारी चीजों को समझने का जो है वो प्रयास किया जाता है। और इसी के साथ साथ वर्तमान समस्याओं की ऐतिहासिक जड़ों को भी पहचानना जो है काफी ज्यादा जरूरी है ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य के अंदर। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का निर्माण भी ये करता है। यानी जितने भी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का जो निर्माण है वो भी इसके अंदर किया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे अगर किसी भी जगह पे रिसर्च हुई है तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को में रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अतीत बेसिकली उस समय कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की जो सभ्यता थी वो बेसिकली कैसी थी, किस तरीके से वो ट्रेड करते, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आ जाते हैं। अब हम एक एक करके इसमें बात करेंगे जो ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत हैं, यानी सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेस थे। ऐतिहासिक अनुसंधान के जो सोर्सेस थे इसके बारे में बात करें तो इसको बेसिकली देखो दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक है हमारा प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेज को हम हिंदी में प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। यानी प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली ऐसे स्रोत होते हैं जो सीधा उस पर्टिकुलर समय से जुड़ा हुआ होता है। यानी मतलब जो उस समय काल का ही होता है, उस घटना के जो भी पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो उसी टाइम का ही होता है। तो इसके जो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे हमारे जो है ऐतिहासिक सोर्सेस हो सकते हैं जो कि प्राइमरी सोर्सेस के अंदर आते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहला जो हमारा वो है पांडुलिपियां। यानी पांडुलिपियां जो वहां पे पाई गई थी वो उसी समय से जुड़े हुए होते हैं और उसी समय की घटनाओं को जो है बताते हैं कि बेसिकली उस समय क्या था, कैसे लोग रहते थे, कौन कौन से कपड़े पहनते थे या नहीं भी पहनते थे, या किस तरीके से वो जीवन जीते थे, मतलब वॉट एवर जो भी कंडीशंस थी
उन सारे कंडीशंस को वो बताता है। देन वहाँ पे जो है उसके जो शिलालेख मिले हैं, यानी शिलालेख जो भी बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर पत्थर पे अगर किसी भी तरीके से उकेड़ के लिखा गया हो, किस बंदे के बारे में लिखा गया है, राजा के बारे में लिखा है, रानी के बारे में लिखा है, मंदिर के बारे में लिखा है, किस प्लेस के बारे में लिखा है, वो सारी घटनाओं को जो है वो शिलालेख के थ्रू पता चलता था। और जो भी गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड यानी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, उसके बारे में भी जो है हमें पता चलता है, वो भी उसी समय की घटनाओं से जुड़ा होता है। किसी की कोई पत्र हो सकती है, डायरी हो सकती है, और कोई ऐतिहासिक फोटो हो सकती है जो कि उस पर्टिकुलर घटना से या उस प्लेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होती है वो सारे हमारे प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं, और सीधा सीधा क्या होते हैं, उसी समय से ये जुड़े होते हैं। तो सिंपल इसको आपको ऐसे ही समझते हुए चलना है और इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कि भाई पांडुलिपियां जो है वो हमारे प्राथमिक स्रोत में आते हैं। शिलालेख हो गया आपका, सरकारी रिकॉर्ड्स हो गए, पत्र या डायरी, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब आपके जो है प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक स्रोत के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो द्वितीयक स्रोत की बात करें तो ये क्या करता है, उसी प्राथमिक स्रोत के आधार पर लिखे गए होते हैं। यानी जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, ये जो प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स होता है, उसी के आधार पर हमारा जो सेकेंडरी सोर्स है वो लिखा जाता है या बनाया जाता है। तो जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं उसमें आप मान सकते हो किसी भी इतिहास की कोई किताबें हो सकती है जो कि लिखी गई हो प्राइमरी सोर्सेस के आधार पर, कोई शोध पत्र हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बंदे ने पहले से उस टॉपिक पे रिसर्च कर दिया गया है, तो वो भी काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है उसको समझने के लिए, जो भी वहाँ के प्लेस को, वहाँ की घटनाओं को समझने के लिए। किसी का कोई लेख हो सकता है। तो ये सारे जो है हमारे वो द्वितीयक स्रोत में ही यानी सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर ही आते हैं। यानी प्राथमिक स्रोत के आधार पर लिखा गया जो भी इतिहास होता है वही सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ऐतिहासिक की किताबें, शोध पत्र हो गया, और लेख आदि जो है वो सारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर ही आते हैं। अब बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, यानी जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसमें प्रोसेस क्या होते हैं या किस तरीके से उसको जो है प्रोसेसिंग की जाती है, उसकी बात करेंगे। तो किसी भी इतिहास की घटना का देखो, कभी भी रिसर्च होता है ना, या किसी भी तरीके की घटनाओं पे रिसर्च किया जाता है, तो सबसे पहले उसमें जो सबसे पहला मेन टॉपिक होता है वो होता है कि विषय का चयन। यानी जब तक आपके पास कोई विषय यानी सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो आप किसके ऊपर जो है लिखेंगे या किसके ऊपर जो है रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन होता है किसी भी रिसर्च को करने से पहले कि आप उसके टॉपिक को सिलेक्ट करो, उसके विषय को सिलेक्ट करो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1857 का विद्रोह, तो ये हमारा सबसे मेन टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले विषय के रूप में हमने सर्च कर लिया कि भाई हम 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में देखेंगे कि ये विद्रोह हुआ कैसे, क्या क्या था, विद्रोह था भी या नहीं था, क्या है क्या नहीं। तो एक हमें सब्जेक्ट मिल गया। जब हमें सब्जेक्ट मिल गया देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सेकंड स्टेप्स पे पहुंचेंगे। तो सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है अनुसंधान प्रश्न बनाना। यानी रिसर्च करते टाइम हम किन किन प्रश्न को देखेंगे, किन किन टॉपिक्स को देखेंगे, किन किन मुद्दों को देखेंगे, ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या 1857 का जो एक सैनिक विद्रोह था या जन आंदोलन था, इसको समझेंगे। तो एक बेसिकली हमने एक प्रश्न, एक क्वेश्चन डिसाइड कर लिया ना कि ये एक जन आंदोलन था या सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, इसको जो हम पहले देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा स्रोतों का संग्रह। यानी जो भी वहां पे स्रोत मिले हैं या जो भी संग्रह करके रखे गए हैं, सरकारी रिकॉर्ड हो गया, पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, इनका अध्ययन करेंगे, इनके हिसाब से समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। देन उसके बाद फिर हम अपने चौथे स्टेप्स पे पहुंचेंगे जिसमें क्या होगा, स्रोतों की आलोचना की जाएगी। यानी बैठेंगे लोग और स्रोतों की क्रिटिसिज्म किया जाएगा कि स्रोत जो है वो असली है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है भाई किसी एक ही बंदे के पक्ष में बोल रहा हो, पक्षपात तो नहीं है इसमें, इसको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम अपने फिफ्थ स्टेप पे पहुंचेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। यानी जो भी स्रोत होंगे सभी तथ्यों को जोड़ना और उसकी तुलना करना जो है इसके अंदर शामिल होगा। यानी एक एक कड़ी को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, हर पॉइंट्स को समझेंगे, और जब समझने के बाद एक एक कड़ी आपस में जुड़ती जाएगी देन जाके हमें क्लियर हो पाएगा कि बेसिकली जो 1857 का विद्रोह था वो क्या था, एक विद्रोह ही था या जन आंदोलन था, क्या था, इसको हम समझेंगे। देन जब उसके सारे पॉइंट, सारी कड़ी एक साथ जुड़ जाएगी, आफ्टर इट लास्ट में हम अपने निष्कर्ष पर या अपने प्रमाणों पर पहुंचेंगे कि ये प्रमाणों के आधार पर निर्णय लिया गया है, और फिर जाके ये प्रॉपर एक रिसर्च होगा, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बनेगा कि हाँ भाई जो भी ये घटनाएं हुई है वो सही है, इसके जो स्रोत मिले हैं वो सारी चीजें जो है
सही है। तो ये जो है सिंपल यही है यही हमारा एक ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है। अब हम बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व क्या होता है, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान जो होता है इसका बेसिकली महत्व क्या है। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो ये क्या करता है, ये एक ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व इस तथ्य पे निहित होता है कि जो भी अतीत की घटनाएं हैं उसको प्रमाण के आधार पर समझने में सहायता करता हो, तथा ना कि केवल कथा या परंपराओं पर निर्भर रहने के लिए इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सही गलत और इतिहास, सही गलत के जो इतिहास है उसमें अंतर निकालेंगे। यानी जो भी इन फ्यूचर अतीत में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उसको समझना, उसके प्रमाणों को समझना और प्रमाणों के आधार पर जो है उसके एक तर्क निकालेंगे कि ये सही गलत का इतिहास जो भी होता है ना, कि भाई ये जो घटना हुई है वो वहां पे हुई भी है या नहीं हुई है, उसको समझेंगे, उनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी अगर कोई अफवाह या मिथक है या कोई पक्षपाती धारणाएं हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जितना भी ऐतिहासिक अनुसंधान समाज के अंदर हुआ है उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी जो है हम स्पष्ट करेंगे और यह बताएंगे कि वर्तमान में यह संस्था और ये जो जो समस्याएं हैं वो किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, या शोध जो हुआ है वो राष्ट्र चेतना या सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो इन सारी भूमिकाओं को जो हम समझेंगे एंड उसके बाद फिर देखेंगे कि जो जो भी हमारा जो रिसर्च हुआ है वो नागरिकों में आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक जागरूकता विकसित करता है या नहीं करता है। एंड इसके बाद इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान जो है वो निर्माताओं को अतीत के अनु अनुभवों को जो है सीखने में मदद करता है, यानी जो भी उससे घटनाएं हुई है उस अतीत के अनुभव से जो है हम सीखने का हमें एक अवसर प्राप्त होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक है ना वो कहावत, मतलब जिसमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर घटना जो पहले हो चुकी है उससे अपना मतलब अनुभव प्राप्त करके और अपने आज को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही सेम ये भी है, जिसमें हम करते क्या हैं कि जिससे भविष्य के लिए जो है हम क्या करते हैं, अधिक संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके। और इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान न केवल अतीत को समझने का माध्यम है बल्कि वर्तमान को समझाने और भविष्य को दिशा देने के आधार में भी काफी ज्यादा जो है अपना महत्वपूर्ण जो है वो निभाने की कोशिश करता है। जिससे हमें मतलब ये पता चलता है कि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च है वो एक हमें एविडेंस ये भी देता है कि जो भाई भविष्य में ये घटना अगर हो चुकी है, अगर अतीत में ये घटना हो चुकी है तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि वो घटना भविष्य में ना हो या उससे हम सीख ले सके। तो इसीलिए जो हमें जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। यानी सीधा सीधा अगर हम इसे वन शॉट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अतीत से सीखने में मदद करता है, ये सही और गलत इतिहास में फर्क बताता है, समाज के विकास को समझाता है और वर्तमान समस्याओं की जड़ें बताता है और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाने में काफी ज्यादा हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है। यानी बिना शोध के लिखे गए इतिहास अधूरे और पक्षपाती ही हो सकते हैं, यानी बिना किसी सोर्सेज के लिखा गया हुआ जो इतिहास होगा वो हमें हमेशा क्या होगा, अधूरा और पक्षपाती इतिहास ही बनकर रह जाएगा। तो इस पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखो सिंपल इसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करें, जो ऐतिहासिक अनुसंधान और सामान्य इतिहास जो होता है इनमें अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात करेंगे। यानी अगर कोई इतिहास जो है वो एक ऐतिहासिक अनुसंधान यानी प्रॉपर रिसर्च के द्वारा लिखा गया है उसमें क्या अच्छी बातें होती हैं उसको समझेंगे। और अगर कोई सामान्य इतिहास लिखा गया कि भाई मुंह से कही हुई बातें हैं उसी को जो है एक्सप्लेन किया गया है, उसी को ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है, उसमें क्या फर्क होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो बात करें जो सामान्य इतिहास होता है वो सिंपल एक कहानी जैसा होता है। भाई किसी पर्टिकुलर बंदा कोई पर्सन आया, उसने समझा, उसने एक कहा, दूसरे पर्सन को समझा दिया, दैट्स इट। और आगे यही सेम चीज आगे आगे बहुत सारे लोगों तक चलती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती जाती है। एक कहानी के जैसा होता है कि किसी ने कोई बोला, कुछ कहा, उसी को समझा, उसी को एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। और ये क्या होता है, बिना किसी जांच बिना किसी पड़ताल के लिखा हुआ होता है। भाई कोई जांच नहीं, कोई रिसर्च नहीं, जो मन में आया लिख दिया, जो एविडेंस मिला बता दिया, काम खत्म अपना। तो ये इस तरीके से लिखा होता है, कोई सतह जानकारी यानी गहराई से उसमें कोई जानकारी नहीं होती है। बस जो ऊपर ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म हमारा, बात गई रात गई, सॉरी रात गई बात गई वाला सीन होता है।
और अगर उसी की जगह हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें, तो ये प्रमाणों पर आधारित होता है। यानी ऐसे ही कोई बात नहीं कह दी जाती। अगर कोई बंदा या कोई आया भी कि बोला भाई यहाँ पे ये अतीत में यहाँ पे कम से कम 500 कुएं थे, तो उसको पहले वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये 500 कुएं थे या भी या बस अपनी मर्जी से बोल रहा है बंदा। यानी प्रमाण के आधार पे जो है इसको बोलेंगे, सोर्स के आधार पर इसकी बात करेंगे। देन इसमें जो है जो भी सोर्स मिले उसकी भी जांच करेंगे कि भाई जो एविडेंस हमें मिले है वो सही है या नहीं। और इसका जो है एकदम गहराई से गहन विश्लेषण किया जाता है कि हाँ पर्टिकुलर यहाँ इस प्लेस पर 500 कुएं थे या नहीं थे, 500 लोग रहते थे या नहीं थे, या इस जगह का या इस प्लेस का जो अंत हुआ है वो इसी कारणों के वजह से हुआ है या दूसरे कारणों के वजह से हुआ है। तो उन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ये नहीं कि किसी ने जो बोला, जो कह दिया, समझ लिया, बात खत्म। उसको प्रॉपर रिसर्च करके देन जाके फिर हम एक ऐतिहासिक अनुसंधान या एक हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाते हैं और सोर्स बेस्ड हिस्ट्री पर जो है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इस तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप पेपर में भी इसी तरीके से बता सकते हैं। इनमें डिफरेंस सिंपल पॉइंट्स आपको रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स को आपको बता देना है। मेन जो है आपके हेडलाइन समझ में आ जाएंगे, देन आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं देखो इसके अगले पॉइंट्स की कि ऐतिहासिक अनुसंधान की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, यानी लिमिटेशन क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च की, उसके बारे में। ऐतिहासिक अनुसंधान जो है वो अतीत को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी एक काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम इतिहास को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशंस होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी सीमा जो है वो यह है कि कई ऐतिहासिक स्रोत जो है वो नष्ट हो जाते हैं या अधूरे होते हैं या उपलब्ध ही नहीं होते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है, जिससे दिक्कत क्या हो जाती है कि घटनाओं की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती है और अनेकों स्रोत में लेखक या जो भी शासक है वो पक्षपात भी हो सकते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर शासक या एक ही पर्टिकुलर राजा के अगेंस्ट ही बोला गया हो सारा बात, ये हो सकता है, या उसके पक्ष में ही बोली गई हो सारी बातें, ये भी हो सकती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी निष्कर्ष या निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना जो है काफी ज्यादा वो कठिन हो जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, भाषा, लिपि और अनुवाद की भी समस्याएं आती है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता जो आपने पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, उसकी लिपि, उसकी जो भाषा है उसको आज तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। यानी उसकी लिपि एक ऐसी चित्रात्मक लिपि है जिसको बेसिकली आज तक ट्रांसलेट करने में विद्वान लोग जो है वो असफल रहे हैं। और मतलब कोशिश करते हैं बट उसका जो वो कंक्लूजन तक पहुंचना ना वो नहीं हो पाता, एक प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाता, यानी उसकी लिपि को समझा नहीं जा सकता। तो यानी क्या होता है, कभी कभी जो है इसकी लिमिटेशंस ये भी हो जाती है कि जो भाषा है या लिपि है उसका अनुवाद करने में जो है यानी ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या आती है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की सही व्याख्या में बाधा बनती है और कई बार इतिहासकार को जो है सीमित प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। यानी एक लिमिटेड स्रोत ही होते हैं जिसके हिसाब से उनको जो है आंसर्स निकालने पड़ते हैं और इससे अनुमान की संभावना बढ़ जाती है और मौखिक स्रोत पर जो है निर्भरता भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। यानी जब प्रॉपर एविडेंस ही नहीं मिलेंगे तो जो मौखिक स्रोत हैं उसी पे निर्भरता बढ़ जाएगी, जो लोगों ने बोला, जो लोगों ने कहा, उसी के हिसाब से फिर इतिहासकार को चलना पड़ता है। इसमें स्मृति जो है वो कमजोर होती है और अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसमें लिखा गया होता है, बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है उसमें कि भाई बंजर जमीन से पानी निकाल लिया या कुछ भी मान लो, वॉट जो भी है, तो काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है उसमें बातें जो है की जाती हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान में समय, संसाधन और अभिलेख तक पहुंच जो है वो कभी कभी जो है इसकी जो है कमी भी पड़ जाती है और ये भी एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। और इन सीमाओं के बावजूद सावधानी पूर्वक स्रोतों की आलोचना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इतिहासकार अतीत को यथासंभव सही रूप से समझने का प्रयास करता है। यानी लिमिटेशंस तो है बट फिर भी वो क्या करते हैं, जो स्रोत मिले उसी के हिसाब से जो है उसको गढ़ने की, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर मैं इसके पॉइंट में बात करूं यानी लिमिटेशंस की, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो है वो कई बार क्या होता है, इसमें स्रोत नष्ट हो चुके होते हैं तो जिससे इतिहास को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं जा सकता। स्रोतों में पक्षपात देखने को मिल सकता है, भाषा और लिपि की समस्याएं भी आ सकती है और अपूर्ण जानकारी या अधूरी जानकारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से इतिहास को लिखने में कई बार समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर
आ जाएंगे। देन अब बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान का उदाहरण, यानी देखो लिमिटेशंस तो हमने देख लिया। देन अब मैं आपको इसमें बताता हूँ एक एग्जांपल्स के साथ कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो बेसिकली होता कैसे है। इसमें मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरीके के हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं तो वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखो कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च जो किया जाता है तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सिंपल इसमें जो मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए एग्जांपल लिया है वो है आपका 1857 का विद्रोह का अध्ययन। यानी हम क्या करेंगे जो 1857 का विद्रोह है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली इसमें किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ भी है या नहीं हुआ है, या ये कि विद्रोह था क्या था क्या नहीं, वॉटेवर जो भी चीजें थी हम उसको समझेंगे। इस विषय पर अनुसंधान करते समय इतिहासकार केवल जो है पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी जो भी बुक्स है उस तक जो है उसकी लिमिट्स नहीं रहेंगी, बल्कि वो उस समय के जो भी प्राथमिक स्रोत, जैसे मैंने बताया था ना प्राइमरी सोर्सेज, जो ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट्स हो गई, सैनिकों के जो वहाँ के पत्र हो गए उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी सैनिकों के पत्र हो गए, भारतीय नेताओं की जो चिट्ठियां हैं, अखबार है, घोषणा है, और जो समकालीन डायरी मतलब उस समय काल में जो लिखी गई डायरिया थी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इन सारे सोर्सेज यानी प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर हम जो है उसका रिसर्च करेंगे और अध्ययन करेंगे, और इन स्रोतों की स्रोत आलोचना भी करेंगे ताकि यह जांचा जा सके कि वह कितना प्रामाणिक और निष्पक्ष था। यानी इसके जो भी सारे सोर्सेज थे उसको चेक करने के बाद उसके प्रमाणों के बाद निष्पक्ष भी निकालेंगे, तर्क भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे भी जाएंगे, फिर समझेंगे कि इसके बाद इन तथ्यों की तुलना कर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था वो केवल एक सैनिक बगावत था, एक व्यापक जन आंदोलन या एक व्यापक जन विद्रोह नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक के थ्रू करी गई बगावत ही थी। तो इस पूरी प्रक्रिया में विषय चयन करा हमने, स्रोतों का संग्रह करा, विश्लेषण करा, तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला और इसमें शामिल हुए, और इसमें मिलकर हमने एक ऐतिहासिक अनुसंधान को स्पष्ट उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करा। यानी सिंपल हमने क्या समझा, जो भी वहां पे घटनाएं हुई थी उसको हमने देखा कि हाँ भाई हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया, तो वो था हमारा 1857 का विद्रोह। देन उसके बाद फिर हमने क्या करा, उस 1857 के विद्रोह के बारे में जो है सारी जितने भी प्राइमरी सोर्सेज थे सबसे पहले हमने उसको समझा। यानी केवल जो बुक्स थी उस तक ही हम नहीं थे, वहाँ के जो भी प्राइमरी सोर्सेज थे उसको भी हमने समझा, जैसे अखबार हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, किसी की पर्सनल डायरीज हो गई, सैनिकों के पत्र हो गए, भारतीय नेताओं की जो चिट्ठियां हो गई उनको हमने समझा, उनको हमने जांचा, जितनी भी घोषणाएं थी उस समय की डायरिया थी सबको समझा। देन इन सारे सोर्सेज के बीच में हमने क्या करा, इनकी आलोचना करी यानी क्रिटिसिज्म करा, इन पे हमने क्वेश्चंस करे, क्रॉस क्वेश्चंस बनाए, उसके बाद जाके हम किसी जो है कंक्लूजन तक पहुंचे। देन उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि जो 1857 का विद्रोह था वो केवल एक सैनिक बगावत था, कोई जन आंदोलन नहीं था। तो यही बेसिकली एक ऐतिहासिक अनुसंधान को स्पष्ट उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने का एक प्रक्रिया, एक या एक स्टेप्स आप कह सकते हो। यानी कोई ऐसे मनगढ़ंत कही हुई बातें नहीं, जो है जो एविडेंस मिले हैं उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के आधार पर आपको बात बतानी है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो है बढ़ा चढ़कर आपने बोल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ही आपको बताना है। तो ये था हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान के जो उदाहरण या एग्जांपल्स थे उसको मैंने बताया। अब सिंपल हम देखो इसके सेकंड टॉपिक पे बनते हैं। तो क्वेश्चंस भी आपके इसी से ही रिलेवेंट्स बनेंगे, आपको इसी से ही रिलेवेंट्स बताना है, लिखना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे डेफिनेटली, मुझे पता है। तो अब बात करते हैं, देखो ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या है क्या नहीं, उसको समझेंगे। तो जो ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्सेस होता है, इसकी परिभाषा या डेफिनेशंस की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत जो है वह सभी लिखित, मौखिक, दृश्य या भौतिक प्रमाण होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाओं को समाज, शासन, संस्कृति और विचारों का अध्ययन करता है। यानी ऐसे ऐतिहासिक जो हमारे स्रोत होते हैं या सोर्सेस होते हैं वो बेसिकली एक ऐसे सोर्सेस होते हैं जो कि लिखित, मौखिक और भौतिक प्रयासों के द्वारा जो है इसको आधार के थ्रू जो है इसकी घटना, समाज जो उस समय का था उसके हिसाब से जो है इसको लिखा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में इतिहास लिखने की नींव एक ऐतिहासिक स्रोत ही होती है। यानी जब इतिहास लिखा जाता है तो इसकी जो मेन पिलर्स या मेन जो नींव होती है वो ऐतिहासिक स्रोत ही होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो बिना स्रोत के इतिहास केवल एक कल्पना या एक सोच तक ही सीमित रह जाता है। यानी जब तक सोर्स नहीं रहेंगे, एविडेंस नहीं रहेगा, तब तक इतिहास का इतिहास बनना इतिहास कहलाएगा ही नहीं। सिंपल आप इसको समझो, कोई कल्पना, कोई विचार या मनकरण
कही हुई बातें ही बनकर ये रह जाएगी। अब बात करते हैं, देखो जो स्रोत हैं, स्रोत के जो मुख्य प्रकार होते हैं यानी मेन जो टाइप्स होते हैं उसकी बात करेंगे। यानी जो हमारे स्रोत होते हैं उसके जो मेन टाइप्स है वो क्या है, यानी मेन टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल सोर्सेस के जो मेन टाइप्स हैं, प्रकार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे पहला भी हमने देखा कि इसमें जो सबसे पहला सोर्सेस आपका रहेगा वो है प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो सीधा उस समय या संबंधित घटनाओं से होते हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा, और जिसका इतिहास लिखा जा रहा है। यह स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं, यानी जिस पर इतिहास लिखा जा रहा है ये क्या करते हैं, उस पर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी सोर्सेस। अब इसके विशेषताओं की बात करें तो ये उसी समय कालीन का होता है, यानी उसी समय का होता है, उसी घटना से जुड़ा हुआ होता है, यानी घटनाओं की जो प्रत्यक्ष जानकारी देता है वो हमारा प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक स्रोत देता है। और सबसे अधिक प्रामाणिक मानने जाने वाला जो स्रोत होता है या सबसे पहले जिसको हम प्रेफर करते हैं वो हमारा प्राथमिक सोर्स यानी प्राइमरी सोर्सेस ही होता है। इसके अलावा और कोई सोर्सेज जो हाँ माना जाएगा वो इसके बाद माना जाएगा, वो सेकेंडरी के अंदर आएगा, यानी मेन पॉइंट्स हम उसी को समझेंगे जो प्राइमरी सोर्सेस में होता है। इसके उदाहरण की जैसे मैंने बात करी, पहले भी आपको बताया था, तो वो पांडुलिपियां हो सकती हैं, शिलालेख हो सकते हैं, कोई सरकारी रिकॉर्ड हो सकता है, कोई पत्र डायरी हो सकती है, उस समय के कोई सिक्के मोहरे हो सकती हैं, ऐतिहासिक चित्र और फोटो हो सकती हैं, किसी राजा के बारे में किसी अलग स्टेट में या अलग कंट्री में उनका ट्रेड हो रहा था, वहां पे कोई किसी बंदे ने लिख दिया हो, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। इसके महत्व की बात करें तो यह इतिहासकार को अतीत को उसके वास्तविक रूप में समझने में मदद करता है, यानी ये अतीत को जो है उसके वास्तविक रूप में जैसा वो था वैसे ही समझने में मदद करता है हमारा प्राइमरी सोर्सेस। तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्सेस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेस यानी द्वितीयक स्रोतों की। तो जैसे पहले भी बताया था कि द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर बाद में लिखे जाते हो, यानी लिखा तो गया है, ये बना भी किसके हिसाब से है, ये बना भी प्राइमरी सोर्सेज के हिसाब से है, खुद से नहीं बना है, तो इसलिए जो है इसको थोड़ी कम अहमियत दी जाती है। विशेषताओं की बात करें तो व्यापक नाथ ये जो है व्याख्यात्मक होता है, यानी इसमें जो है व्याख्या इसकी की जाती है जो भी घटनाएं हुई हैं, विश्लेषण और निष्कर्ष जो है इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, और इतिहास की समझ को आसान बनाने में ये खाली एक सहायता हमारी करता है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो ये इतिहास की पुस्तकें हो सकती है, कोई रिसर्च पेपर हो सकते हैं, लेख और निबंध हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर बंदे की कोई जीवनियां हो सकती हैं। और इसके महत्व की बात करें तो ये स्रोत क्या होता है, घटनाओं की व्याख्या जो है एक व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करने का काम करता है, यानी जो भी उस समय की घटना हुई है उसी को प्रस्तुत करने का काम जो है हमारा ये बंदा मतलब बंदा क्या मतलब सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो करता है। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की बात। तो अब हम डिटेल में समझेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स है यानी प्राथमिक स्रोत है, इसके उप प्रकार की यानी सब टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, यानी जो सब टाइप्स होते हैं प्राइमरी सोर्सेज के वो क्या है उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब टाइप में सबसे पहला जो हमारा आता है वो है पांडुलिपियां। ठीक है, पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये इसकी परिभाषा की बात करें तो पांडुलिपियां क्या होता है, जो हाथ से लिखी गई प्राचीन ग्रंथ, दस्तावेज या लेख पांडुलिपियां कहलाते हैं, यानी जो भी हाथों से लिखी हुई हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, मैन पावर के द्वारा उसे लिखा गया हो, बनाया गया हो, वही पांडुलिपियां होती है। यानी ये क्या हो सकता है, हाथों से लिखी गई एक प्राचीन ग्रंथ, दस्तावेज या जो भी होते हैं जो हाथों से लिखे गए होते हैं उन्हें ही पांडुलिपियां कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, प्रशासनिक आदेश हो सकते हैं, या कोई साहित्यिक रचनाएं हो सकती है। यानी एक ये धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, या किसी प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक आदेश हो सकता है, कोई रूल्स हो सकता है, और कोई साहित्यिक रचना यानी किसी साहित्यकार की कोई रचना भी हो सकती है। अब इसके महत्व की बात करें तो यह उस समय की भाषा, संस्कृति और विचारधाराओं को दर्शाने का प्रयास करता है, हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां होती हैं। अब दूसरे पॉइंट्स की इसमें बात करें तो है अभिलेख या शिलालेख। यानी अभिलेख या शिलालेख की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पत्थर, धातु या तांबे की प्लेट पर खोदे हुए या उन्हें उकेड़ कर लिखे गए हुए जो अभिलेख होते हैं उन्हें ही अभिलेख कहते हैं।
जो पुराने पत्थर अगर आपने देखे हों कहीं हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पे आप गए होंगे, तो उनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उकेर कर वो मैनुअली ही लिखा जाता है, तो उन्हें ही हम अभिलेख या शिलालेख कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे फेमस आप बता सकते हैं अशोक के शिलालेख, भूमिदान से जुड़े हुए शिलालेख। यानी एक तो अशोक के जो शिलालेख है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड इसी के अलावा अगर किसी पर्टिकुलर बंदे ने कोई लैंड्स दान करी है तो उसके बारे में भी लिखा होता है उस पत्थर पे उकेड़ कर कि हाँ ये फला ज़मीन है, इतने गज का या इतने स्क्वायर फीट का है और इस बंदे ने दान करा है या इस परिवार के थ्रू जो है इसको दान किया गया है। ठीक है, इसके महत्व की बात करें तो ये राजकीय घोषणा और प्रशासन की जानकारी देता है। यानी जो भी राजा के द्वारा अगर कोई घोषणा की गई है उसके बारे में बताता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद सरकारी अभिलेख की बात करें यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, तो जो सरकार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज होते हैं वो होते हैं इसमें, जिनमें प्रशासनिक उद्देश्य से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ सकती है, तो कानून जो भी उस समय के थे उसके बारे में, कोई जन जागरण रिपोर्ट्स हो सकते हैं, कोई प्रशासनिक फाइल्स हो सकती हैं, तो ये सारे जो है हमारे इसके उदाहरण हैं। और अब बात करें इसका महत्व की जरूरी होता है, तो ये राज्य की नीतियां और प्रशासन व्यवस्था को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि भाई चंद्रगुप्त नाम का कोई राजा था, काफी अच्छा राजा था, काफी मतलब उन्होंने शासन करा, किस तरीके से करा, किस तरीके से उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रणाली थी उसको बना के रखा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसी वजह से तो पता चलता है ना कि भाई इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली को बना के रखा था। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त को राजा बनाने में सहायता करता है, सारी नीतियां बनाता है। तो ये सब कैसे पता चलता है, इन्हीं सारी पुस्तकों से पता चलता है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को जो है ये बताने का काम करता है। उसके बाद प्राइवेट पेपर्स भी होते हैं, यानी निजी कागज भी किसी के हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई व्यक्तिगत दस्तावेज या निजी कागजात जो है वो वही कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत दस्तावेज जो होता है उसी को ही निजी कागजात हम कह सकते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो किसी पर्टिकुलर बंदे का कोई पत्र हो सकता है, उसकी कोई डायरी हो सकती है। ठीक है, और डायरी के साथ साथ उसका कोई आत्मकथा या जीवनियां जिसे हम बोलते हैं, या उसने खुद ही सेल्फ से किसी के लिए लिखा हो या अपने लिए लिखा हो, तो वो हो सकता है। और इसके महत्व की बात करें तो यह व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को उजागर करने का काम करता है। उसके बाद बात करें मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्रीज की। ओरल हिस्ट्रीज की बात करें तो ये क्या होता है, लोगों की स्मृति, अनुभव और साक्षरताओं पर आधारित होता है, और एक मौखिक इतिहास जो है यही कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो स्वतंत्र सेनानियों के इंटरव्यूज, विभाजन की यादें, ये सारे जो है इसके मेन एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं। और जो भी ये इतिहास होते हैं वो मतलब क्या होता है, यह उन वर्गों की आवाज देता है और जिनकी लिखे हुए इतिहास जो है वो उपलब्ध होते हैं। अब दृश्य स्रोत की बात करें यानी विजुअल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो विजुअल सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज होते हैं जो चित्र हो गई, कोई फोटो हो गई, फिल्म और पेंटिंग जैसे दृश्यों के माध्यम से जुड़े होते हैं, वही विजुअल सोर्सेज हमारे होते हैं। जिसमें क्या हो गया, कोई ऐतिहासिक तस्वीर हो सकती है, कोई पोस्टर हो सकता है या कोई फिल्म हो सकता है जिसके आधार पर ये सारी चीजें जो है लिखी गई थी। इसके महत्व की बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में ये सहायक होता है। उसके बाद भौतिक स्रोत भी होते हैं, जैसे कि मटेरियल सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं पुरातात्विक वस्तुएं जो अतीत की जीवन शैली को दर्शाने का काम करते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, भवनों के अवशेष वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है इसके अंदर ही शामिल होते हैं। इसके महत्व की बात करें तो ये आर्थिक और तकनीकी विकास की जानकारी देने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारे हमारे जो थे वो सोर्सेज के टाइप्स थे, उनको हमने डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे इतिहास लेखन यानी हिस्टोग्राफी क्या है। तो इतिहास लेखन बेसिकली इसकी बात करें हिस्टोग्राफी का अर्थ, तो इतिहास को कैसे लिखा गया है, किस दृष्टिकोण से लिखा गया है और उस समय के साथ इतिहास लेखन में क्या परिवर्तन आया है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि यह बताता है कि इतिहासकार की सोच, विचारधारा और समय के इतिहास को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। यही है इतिहास लेखन या यही है एक हिस्टोरिकल या हिस्टोरियोग्राफी जो है हम इसे कह सकते हैं। यानी जो भी बंदा इतिहास लिख रहा था उसकी जो सोच थी, उसकी जो विचारधारा थी, वो उस समय के बारे में किस तरीके से सोच पाया और उसके बाद किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करा, वही एक इतिहास लेखन कहलाता है। अब इतिहास लेखन के प्रमुख दृष्टिकोण की बात करें या प्रमुख इसकी जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहला जो इसमें आप बता सकते हैं वो है इसका औपनिवेशिक इतिहास लेखन यानी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी की बात करें
तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया कोई इतिहास। भारतीय समाज को पिछड़ा दिखाया गया, ये भी एक इतिहास का पॉइंट हो गया। और जो भी ब्रिटिश शासन था उनके द्वारा जो सुधारक बताए गए, जो भी उनके द्वारा सुधारक आंदोलन किए गए या जो भी इंडिया को सुधारने का उन्होंने प्रयास करा, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आ सकती है। उदाहरण में बात करें तो जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है काफी मेन जो है इसके एग्जाम्पल्स में आ सकती है। उसके बाद बात करें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन यानी नेशनलिस्ट जो हिस्ट्रीज लिखी जाती है, हिस्टोग्राफीज होती है, उसकी बात करें तो ये भारतीय इतिहासकारों द्वारा लिखा गया स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय उपलब्धियों पर जो है इसमें जोर दिया गया। उदाहरण की बात करें तो आरसी मजूमदार द्वारा जो लिखा गया था इतिहास वो, और बिपिन चंद्र द्वारा जो लिखा गया इतिहास था वो इसके काफी मेन एग्जाम्पल्स में से एक है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो होते हैं वो वर्ग संघर्ष और आर्थिक कारकों पर आधारित होते हैं। शासक बनाम शोषित वर्ग पर ध्यान देने के लिए जो है इस इतिहास को लिखा गया था। और इसके मेन एग्जाम्पल या जिन्होंने लिखा वो है डी कोसाम्बी और इरफान हाबी जैसे लोग जो थे, उन्होंने इस इतिहास को लिखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके महत्व की बात करें तो इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यानी जो भी इतिहास जब लिखा जाता है तो ये क्या करता है, ये मेन इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होता है कि इतिहास के जो अलग अलग पॉइंट्स थे उनको समझने में ये मदद करता है, पक्षपात को पहचानने में सहायक होता है और इतिहास की आलोचनात्मक रूप से देखने में भी इसकी काफी ज्यादा जो है क्षमता होती है। अब बात करेंगे जो स्रोत की आलोचना यानी सोर्स जो मिले हैं तो उसका क्रिटिसिज्म भी तो होगा ना, उसकी आलोचना भी तो होगी ना, जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज सही ही हो जाए। तो स्रोत की आलोचना या क्रिटिसिज्म की बात करें तो स्रोत की आलोचना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहासकार किसी ऐतिहासिक स्रोत की प्रामाणिकता विश्वसनीयता की जांच करता है। यानी कि बेसिकली वो इतिहास सही है या नहीं है, वो उस समय स्टे करता था या नहीं करता था, उस पर्टिकुलर चीज की जो जांच करता है वो हमारा सोर्स क्रिटिसिज्म यानी स्रोत आलोचना ही होता है। ठीक है, स्रोत आलोचना के प्रकार की बात करें यानी स्रोत की जो आलोचना की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, इसके कितने टाइप्स है, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है बाहरी आलोचना यानी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ये जो है जांच करता है कि स्रोत असली है या नकली, इसकी जांच करता है। कब और किसने लिखा इसकी जांच जो है ये करता है। उदाहरण की बात करें तो तांबे की प्लेट असली है या बाद में बनाई गई, ये जो है इसकी काफी ज्यादा जांच पड़ताल करता है, जो कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म यानी बाहरी आलोचना कहलाता है। आंतरिक आलोचना यानी इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करें तो यह जो है यह देखने की कोशिश करता है कि जो लेखक है वो निष्पक्ष है या नहीं, यानी बिना किसी के पक्ष में आए जो भी बात कर रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, या अतिशयोक्ति तो नहीं है, यानी किसी बंदे के बारे में तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया हो, यानी बहुत ज्यादा आठ पुटांग जो मन में आया, राजा भले ही बुरा हो लेकिन अच्छा बताने के लिए उसके बारे में बहुत कुछ लिख दिया, भाई राजा महान है, राजा ने लोगों को 5-5 हजार मोहरे दी, राजा की जो सत्ता थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी, वॉटेवर बहुत सारी चीजों को जो उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं लिखा, इसकी भी जांच वो करता है। उदाहरण की बात करें तो राजा द्वारा लिखे गए जो विजय लेख में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, ये सारी चीजें जो हो सकती है। भले ही राजा किसी पर्टिकुलर प्लेस को जीता ना हो लेकिन फिर भी बता दिया भाई बंदे ने जीता है, तो ये अतिशयोक्ति के अंदर आ जाता है। यानी जैसे आपने सुना होगा ना एक अतिशयोक्ति अलंकार है हिंदी में, तो ये उसी का ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी बंदे के बारे में ऐसा ना हो बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया हो, भले वो बंदा वैसा हो या ना हो। और इसके महत्व की बात करें तो यह क्या करता है, गलत इतिहास से बचाता है, सत्य के निकट पहुंचने में प्रयास करता है और निष्कर्ष निकालने के लिए भी काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय अभिलेखागार यानी इंडियन आर्काइव रिपोर्ट्स की बात करें तो ये क्या करता है, अभिलेखागार वह संस्था है यानी जो अब रिपोर्ट्स जो रखी जाती है, जितनी भी रिसर्च होती है उसकी हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स या रिसर्च से रिलेटेड जो प्रमुख भारतीय अभिलेखागार है, इंडियन आर्काइव है, वो कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो काम करता है, उन सारे पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। तो अभिलेखागार वह संस्थाएं हैं जहाँ पे ऐतिहासिक दस्तावेज को सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। यानी इंडियन आर्काइव्स या जो अभिलेखागार होता है वो बेसिकली ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं उनको सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, उन्हें ही हम अभिलेखागार कहते हैं।
भारत के प्रमुख अभिलेखागार भी आप इसमें बता सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के जो प्रमुख अभिलेखागार हैं उसमें से सबसे पहले बात करें तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि नई दिल्ली में है, यानी नेशनल म्यूजियम आप इन्हें बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चे हो सकता है यहाँ गए भी हों पिकनिक पे, अक्सर स्कूल वाले इन्हीं सब प्लेसेस पे ही ले जाते हैं। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि नई दिल्ली में है, जो कि सबसे बड़ा अभिलेखागार है और ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी भारत के रिकॉर्ड्स हैं वो इस प्लेसेस पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकता है गए भी हो, अगर आपको याद होगा। और स्टेट आर्काइव्स की बात करें तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग अभिलेखागार है, क्षेत्रीय इतिहास के स्रोत हैं जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसे हम शॉर्ट में NMML कहते हैं, जो कि आधुनिक भारत के बारे में बताता है और नेताओं के पत्र भाषण जो है वो यहीं पर स्टोर्स करके रखे हुए हैं। उसके बाद हम जो है अगले की बात करें तो हमारा जो अगला है वो है भाड़ंकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन पांडुलिपियों को स्टोर करके यहाँ पर रखा गया है। तो ये थे भारत के जो प्रमुख अभिलेखागार वो थे, उसके बारे में हमने बताया, अभिलेखागार का क्या महत्व वो बताया। अब इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभिलेखागार की जो इंपॉर्टेंस होती है उसका मेन ये पॉइंट्स होता है कि ये इतिहास को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण होता है, शोध कार्यों में सहायता करता है और भविष्य के लिए धरोहर और उसके संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा जो अभिलेखागार होता है वो, उसके महत्व क्या है, अलग अलग जगह पे जो अभिलेखागार थे उसको हमने समझा। इसमें बात करेंगे कानूनी और नैतिक पहलू यानी लीगल एंड इथिकल एक्सेप्शंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स, यानी कानूनी पहलू और लीगल एक्सेप्शंस की बात करें हम तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कॉपीराइट कानून, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, यूट्यूब पे भी है। तो कॉपीराइट कानून बेसिकली वो है कि बिना अनुमति के दस्तावेज को प्रकाशित नहीं करता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर बंदे का जो है डॉक्यूमेंट्स, तो उससे आप पहले उसका परमिशन लो, देन उसके बाद उस चीज को प्रकाशित करो या कहीं पे भी आपको उसका यूज करना है फिर आप उसको यूज करो। तो ये हो गया। दूसरा इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है गोपनीयता यानी प्राइवेसी, यानी निजी पत्र संवेदनशील रिकॉर्ड का सम्मान करना और बिना उसकी भी इजाजत के या गवर्नमेंट्स की इजाजत के उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अभिलेखा और संरक्षण कानून भी जो इसमें आज आ सकते हैं, जैसे कि दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाना जो है काफ़ी ज़्यादा एक अपराध के अंदर आता है, यानी कोई भी हिस्टोरिकल मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो वो भी बेसिकली एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। अब नैतिक पहलू यानी एथिक्स एक्सेप्शंस की बात करें तो यह है स्रोतों का ईमानदार उपयोग करना, यानी जो भी स्रोत मिले हैं उसका ईमानदारी से आप उपयोग करो। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश मत करो कि मतलब है कुछ और बात बता आप कुछ और रहे हो, तो ये आपके हक में नहीं है। ठीक है, तो ये कानून के अगेंस्ट हो जाएगा। देन सही संदर्भ देने की उसकी कोशिश करो और किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करो, ये नहीं कि भाई उसकी कुछ और दिखा दो या उस समुदाय को काफी ज्यादा उसमें जो है उसके बारे में उल्टा पुल्टा आप बोल दो। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। अब इसके महत्व की बात करें तो शोध की विश्वसनीयता होती है, अकादमिक ईमानदारी इसमें देखी जाती है और इतिहास की गरिमा बनाए रखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो ये कानून बनाए गए। यानी ये नहीं कि भाई वो सोर्स किसी और बंदे का है, यूज़ कोई और कर रहा है, जैसे तैसे यूज़ कर ले। जैसे यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि आप किसी और का कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसकी परमिशन ना हो। तो पहले आप उसकी परमिशन लोगे, अदरवाइज यूट्यूब आपको जो है कॉपीराइट देते हैं, देन चैनल वगैरह सस्पेंड हो जाता है, तो वो तो खैर अलग बात हो गई। तो वैसे ये कानून भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर। अब इसके ओवरऑल निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो इसके ओवरऑल निष्कर्ष में आप ये कह सकते हो कि ऐतिहासिक और अभिलेख अनुसंधान पर आधारित आधारशिला प्रस्तुत करना, यह यूनिट मतलब हमें ये बताता है कि जो भी सक्षम बनाता है कि इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है बल्कि प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित एक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अध्ययन है और ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से अतीत को प्रमाणों के आधार पर समझा जाता है, यानी अतीत को जो है प्रूफ एविडेंस के आधार पर समझा जाता है। और जबकि ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं उसको इतिहास लिखने और स्रोत आलोचना करने और इतिहास की सच्चाई को परखने का एक माध्यम प्रदान करता है। भारतीय अभिलेखागार जो है वो इतिहास की धरोहर को सुरक्षित
और संरक्षित करने का जो है काम करता है और कानूनी नैतिक पहलू अनुसंधान में ईमानदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आलोचनात्मक सोच, शोध दृष्टि और अकादमिक अनुशासन की विकसित करती है प्रक्रिया जो आगे के इतिहासकार अध्ययन और प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक मजबूत और आधार प्रदान करता है। यानी किसी भी इतिहास को लिखने के लिए जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसकी जो है वो एक आधारशिला है और किसी भी प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर एक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अध्ययन करने में ये सहायतापूर्ण होता है। तो ये ओवरऑल आप इसके निष्कर्ष में कह सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 1 और यूनिट 1 से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे एंड अब यूनिट 2 जो है आपका वो बेसिकली प्रैक्टिकल बेस पे है, बट इससे भी रिलेटेड जो अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको तो कैसे आपको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चंस तो वैसे ही बनेंगे अगर वो कोई टॉपिक आपको दे सकते हैं कि भाई इस पे रिसर्च करके आप बताओ क्या क्या रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो एक बार मैं यूनिट 2 को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूनिट 2 का नाम तो वही है कि ऐतिहासिक एवं अभिलेख अनुसंधान में जो प्रोजेक्ट कार्य है वही है इसका नाम। तो अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि जो आपको इसमें पूछा जा सकता है या अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए या इस तरीके से पूछा जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट कार्य अगर आपको दिया जाता है तो उसको आप किस तरीके से पूरा करोगे, तो उसके स्टेप्स ही हो सकता है पूछे जाएं। तो उन्हीं सारे स्टेप्स को ही मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी टॉपिक को अगर आपको दिया जाता है तो अगर मान लो उन्होंने टॉपिक दे दिया कि अगर आप कहीं पे कोई रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है या कौन कौन सा प्रोसेस रहेगा, कैसा स्टेप रहेगा, उसको बताओ। तो उनमें स्टेप्स जो आप बताओगे वो सबसे पहला आप ये बताओगे कि किसी भी टॉपिक पे अगर हम रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक यानी विषय का चयन करेंगे कि बेसिकली वो टॉपिक जो है वो क्या है, यानी क्या होता है। यानी विषय का चयन करके प्रोजेक्ट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण यह होता है कि विषय वही होना चाहिए जिसमें पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हो और जो सिलेबस से संबंधित हो। ठीक है, मतलब उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो और उसके बारे में जो भी एविडेंस है वो अच्छे से उपलब्ध हो। विषय कैसा होना चाहिए आप ये बता सकते हो, तो स्पष्ट और सीमित होना चाहिए, शोध योग होना चाहिए, समय और शब्द की सीमा के अनुसार होना चाहिए और व्यक्तिगत रुचि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छे विषय के उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश भारत के प्राथमिक अभिलेख हो गए, स्वतंत्र आंदोलन में निजी पत्रों की भूमिका और किसी विशेष अभिलेखागार का अध्ययन भी हो सकता है। और बहुत बड़े बड़े विषय लेने से विश्लेषण जो है वो कमजोर हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता सकते हो कि किसी भी विषय को अगर या किसी भी विषय पे हम काम करते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से विषय लेने चाहिए और किस तरीके से उस पर रिसर्च करनी चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को आप बता सकते हो। अनुसंधान प्रश्न की बात करें यानी किस तरीके से आप रिसर्च क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप ये बता सकते हो कि अनुसंधान प्रश्न वह मुख्य सवाल होता है जिसका उत्तर प्रोजेक्ट देने का प्रयास करता है। यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे या बनाते हैं हम, उसका जो आंसर है वो हमारा वही देने का कोशिश करता है जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस किए गए हैं। तो अब ये जरूरी क्यों होता है इसकी बात करें तो शोध को दिशा देने में प्रयोग होता है, विषय को सीमित करता है, आवश्यक विवरण से बचाता है, ये सारी चीजें जो है होती है। मतलब अनावश्यक जो भी विवरण होते हैं उससे उसको देने में ये जो है सहायता करता है। इसके उदाहरण की बात करें तो औपनिवेशिक अभिलेख जो है भारत को किस रूप में प्रस्तुत करता है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। निजी पत्र इतिहास लेखन में कैसे सहायक है वो बताता है। और एक अच्छे प्रोजेक्ट हमेशा जो है स्पष्ट यानी रिसर्च क्वेश्चन से ही शुरू होते हैं, जो भी अगर एक अच्छे रिपोर्ट जो है वो होते हैं। स्रोतों का चयन और संग्रह यानी सिलेक्शन और कलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बात करें तो वो क्यों जरूरी होता है, इससे क्या होता है इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स क्या है उन ऐतिहासिक स्रोतों को चुनते हैं और जिसके आधार पर वह अपना शोध कर कर देते हैं। स्रोत मिलते कहाँ हैं तो आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में मिल सकते हैं, पुस्तकालय में मिल सकते हैं, डिजिटल आर्काइव हो सकते हैं और किसी का कोई निजी संग्रह भी यानी प्राइवेट राइटिंग्स या प्राइवेट लेखक भी हो सकते हैं, यानी खुद का उसका लिखा हुआ कोई संग्रह हो सकता है। स्रोतों के प्रकार की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप प्राथमिक स्रोतों का सबसे पहले यूज करेंगे, देन फिर आप सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करेंगे। स्रोत जितने प्रामाणिक होंगे प्रोजेक्ट उतना ही मजबूत बनता है। और स्रोतों के विश्लेषण की बात करें तो स्रोत का जो विश्लेषण है ये क्यों जरूरी होता है, तो ये क्या करता है प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक भाग होता है। इसमें स्रोत को केवल बताया नहीं जाता बल्कि समझा और परखा भी जाता है। और इसमें क्या शामिल है
तो स्रोतों की प्रामाणिकता, लेखक का दृष्टिकोण, ऐतिहासिक संदर्भ और सीमा और पक्षपात जो है वो सारे पॉइंट्स इसमें जो है शामिल होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश अधिकारी की कोई रिपोर्ट्स हो सकती है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर आप पहुंचेंगे, देन भारत की जो समाज की नकारात्मक छवि थी उस तक आप उस पर पहुंचेंगे। अब बात करें जो अनुसंधान की पद्धतियां यानी रिसर्च की जो मेथोलॉजीज होती है वो क्या होती है, तो ये जो है वह भाग होता है जिसमें आप बताते हैं कि आप शोध कैसे करते हैं या कैसे करेंगे। इसमें जो है शामिल क्या क्या होता है कि अपने कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई है, कैसे केस स्टडी की है, कैसे इसकी तुलना की है, शोध की आलोचना आपने किस तरीके से करी है, शोध का चयन क्यों करा है, या किस तरीके के शोध को आप सिलेक्ट करके लिखने वाले हो। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है आपके इसी के अंदर आते हैं और यह भाग प्रोजेक्ट वैज्ञानिक दर्शाने का जो है ये कार्य करता है। और उसके बाद फिर आप तर्क यानी आर्गुमेंट भी देंगे, जिसमें आर्गुमेंट्स की क्या भूमिका होती है। तर्क वह मुख्य विचार होता है जो दावा करता है कि आपने जो भी शोध किया है वो किस माध्यम से किया है और किस प्रकार से आप उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो निजी पत्र स्वतंत्रता आंदोलन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे एक अगर एग्जांपल मैं बताऊं प्रोजेक्ट टॉपिक्स के लिए, तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि स्वतंत्र आंदोलन में निजी पत्रों की क्या भूमिका थी। ये हमारा टॉपिक हो गया। देन अब हमने क्या करा, इसमें सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और यह विषय इसलिए चुना गया क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई नेताओं के पत्र आज भी उपलब्ध है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होगा। तो हमने ये टॉपिक लिया, देन जितने भी पत्र थे उनको उस समय के विचार, रणनीति और भावनाओं को स्पष्ट करते हुए जो है इनको कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर अनुसंधान के प्रश्न बनाएंगे। यानी निजी पत्र स्वतंत्रता आंदोलन को समझने में कैसे सहायक थे वो हो गया। क्या पत्र का जो माध्यम था वो राजनीतिक विचार को प्रस्तुत करता है या नहीं वो हो गया। स्रोतों का चयन और संग्रह करेंगे, यानी जो भी सोर्स है उसके यूज को देखेंगे, प्राथमिक स्रोत को देखेंगे, द्वितीयक स्रोत को देखेंगे। प्राथमिक स्रोत में आप ये देख सकते हो कि महात्मा गांधी के जो पत्र थे वो किस तरीके से महत्वपूर्ण थे, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पत्र थे वो किस तरीके से महत्वपूर्ण थे। द्वितीयक स्रोत में आप कंपैरिजन करोगे, स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी हुई पुस्तकें हो गई, किसी का कोई शोध लेख हो गया, इन सबको आप कंपैरिजन करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उन स्रोतों का विश्लेषण करोगे, यानी सोर्स का एनालाइज करोगे कि पत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नेता आपस में रणनीतिक संगठन और विचारधाराओं पर चर्चा करते थे और इन पत्रों से व्यक्तिगत भावना भी झलकती है जो सरकारी दस्तावेज में नहीं मिलती है। और अनुसंधान की पद्धति या रिसर्च मेथोलॉजी हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट में स्रोत आलोचना पद्धति अपनाएंगे और पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे और उनके ऐतिहासिक संदर्भ को भी ध्यान में रखकर फिर उसका जो है अध्ययन करके और फिर हम आगे विश्लेषण जो है वो करेंगे। फिर तर्क यानी आर्गुमेंट करेंगे, यानी निजी पत्र क्या करता है, स्वतंत्रता आंदोलन को समझने में एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है क्योंकि यह वह घटना को अंदरूनी दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। देन उसके बाद फिर तर्क के बाद हम अपने आखिरी स्टेप यानी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। अध्ययन करने के बाद उसके निष्कर्ष निकालेंगे कि निजी पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक विकास और संगठन को मजबूती से देखा या नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या नहीं, और यह पत्र इतिहास लिखने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी एक संदर्भ सूची बना देंगे कि भाई जो भी रिस्पॉन्स हमने लिया है तो वो किसी सोर्सेज से लिया है या नहीं लिया है, तो वो आ जाएगा इसके संदर्भ सूची में कि अगर हमने किसी का कोई इसमें मतलब कंटेंट यूज करा है तो उसके बारे में हम ओवरऑल बता देंगे। तो अगर सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं तो सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चंस बने वो आपके कुछ इसी तरीके से बन सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाए और बोले कि इसके बारे में आप एनालाइज करो, या अगर किसी टॉपिक पे आपको एनालाइज करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हो सकता है आपको ये पूछा जाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो एंड फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आपको किसी को भी इसके नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और इसके साथ साथ हमें डायरेक्ट आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको करना है, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, देन वहाँ पे हमें डीएम करके हमारा जो चैट ग्रुप है वहाँ पे हमने अपना क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके 30 रुपीज़ की जो पेमेंट वाली स्क्रीनशॉट है वो आप हमें ईमेल करेंगे और साथ साथ में आपको नोट्स किस लैंग्वेज में चाहिए आप वो भी ईमेल करेंगे। देन उसके बाद आपको जब पेमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी, पेमेंट कंफर्म होते ही आपको आपका नोट्स उसी ईमेल पर रीसेंड कर दिया जाएगा। और
मैं बता दूं कि ये एक मोमोज के प्राइस से भी कम है। 30 रुपीज़ में आपको ये नोट्स दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने पड़ते हैं किसी भी नोट्स को बनाने के लिए। टीम्स लगती है, एफर्ट्स लगते हैं नोट्स को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से कम है। बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है कि हम कम प्राइस में अफोर्डेबल नोट्स देंगे और अच्छे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है मेनली। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। किसी भी कंटेंट से रिलेटेड है, कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपको कोशिश पूरी अपनी मैंने 100% दी है आपको अच्छे से समझाने में, यूनिट समझाने में। अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो आप या तो हमें कमेंट कर लीजिएगा या उस कंटेंट से रिलेटेड आप एक बार जो भी टॉपिक्स है, आप अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उनको देख सकते हैं। बट हमारे जो सिलेबस में था उतना मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी और मैंने अपना 100% दिया। बाकी आप अच्छे से वीडियो देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप नोट्स परचेज करो, नोट्स को आप पढ़ो। डेफिनेटली आपको अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। और आई होप आप अपना एग्जाम अच्छे से देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।